कुछ हद तक किया गया था, लेकिन विपक्ष का कहना था कि ये दरकिनार करना नहीं होता, ये तो परिवार में आपने टिकट सौंप दिया। उसके बाद माना जा रहा था कि करण भूषण यहां से आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे। यहां पर कारण था उनके पिता ब्रजभूषण शरण सिंह का कैसरगंज संसदीय क्षेत्र में सियासी वर्चस्व होना, सियासी दबदबा होना। लेकिन अब वो दबदबा यहां पर मुझे लगता है नाज़मीन पीछे नजर आ, रुझान अब तक निकलकर सामने आ रहे हैं। लगभग 5 से 6 और लगभग 8,000 वोटों तक का अंतर अभी सपा प्रत्याशी, कई इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह के बीच में नजर आ रहा है। और ये जो रुझान है, अगर ये इसी क्रम में बढ़ते चले गए तो निश्चित तौर पर कैसरगंज सीट यहां पर करण भूषण के हाथ से निकल। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। देश भर को जिस दिन का इंतजार था वो दिन आज आ ही गया। आज तय होगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन सी पार्टी जीतती हुई नजर आएगी। लोकसभा की 543 सीटों पर नतीजे निकलकर सामने आएंगे। लेकिन अगर हम एक एक राज्यों की बात करें, कहां पर कौन सी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, किस पार्टी के प्रत्याशी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ये तमाम सवाल यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, कांग्रेस पार्टी मैदान में है, समाजवादी पार्टी मैदान में है। कई ऐसी पार्टियां हैं जो इस बार ये दावा कर रही हैं कि 2019 का रिजल्ट बदलता हुआ नजर आएगा। जो 2019 में परिणाम निकलकर सामने आए थे, भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार नहीं कर पाएगी। रुझानों के अनुसार बता दें, जहां एनडीए 250 पर है तो वहीं इंडिया अलायंस 260 के तहत बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट और 80 लोकसभा सीट में से केसरगंज और अमेठी में क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या अमेठी में स्मृति ईरानी आगे निकल रही है, क्या केसरगंज में ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे का दबदबा यहां पर देखने को मिल रहा है या नहीं, ये सवाल यहां पर बनता है। न्यूज रूम में मौजूद है अक्षय, मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे अक्षय से कि क्या कुछ केसरगंज और अमेठी लोकसभा सीट पर परिणाम देखने को मिला। क्या लगता है अक्षय, केसरगंज में ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को उतारा, दावा किया जा रहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से ही करण भूषण जीतेंगे, क्या आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल नहीं, देखिए जो रुझान अब तक निकलकर सामने आ रहा है उसमें वाकई में बड़ा झटका लग रहा है। और देखिए जब करण भूषण सिंह को 2 तारीख, वो मुझे तारीख दिन जहन में आता है, 2 मई का, जब बीजेपी ने कड़ा ऐलान करते हुए बेटे करण भूषण को टिकट दिया था, ब्रजभूषण को दरकिनार कुछ हद तक किया गया था। लेकिन विपक्ष का कहना था कि ये दरकिनार करना नहीं होता, ये तो परिवार में आपने टिकट सौंप दिया। उसके बाद माना जा रहा था कि करण भूषण यहां से आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे। यहां पर कारण था उनके पिता ब्रजभूषण शरण सिंह का कैसरगंज संसदीय क्षेत्र में सियासी वर्चस्व होना, सियासी दबदबा होना। लेकिन अब वो दबदबा यहां पर मुझे लगता है नाज़मीन पीछे नजर आ रहा है, क्योंकि करण भूषण सिंह पीछे नजर आ रहे हैं। यहां पर जो रुझान अब तक निकलकर सामने आ रहे हैं, लगभग 5 से 6 और लगभग 8,000 वोटों तक का अंतर अभी सपा प्रत्याशी, कई इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह के बीच में नजर आ रहा है। और ये जो रुझान है, अगर ये इसी क्रम में बढ़ते चले गए तो निश्चित तौर पर कैसरगंज सीट यहां पर करण भूषण के हाथ से निकल जाएगी और ब्रजभूषण को बड़ा झटका लग सकता है। अमेठी की बात करें, 14,000 वोटों से पीछे यहां पर स्मृति ईरानी चल रही है। वो स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी पर आरोप लगाती है कि अमेठी में आने से डर गए, क्या राहुल गांधी तो वहां पर है नहीं, क्या स्मृति ईरानी डर गई है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो रुझान निकलकर सामने आए, अमेठी को उसने वाकई में हर किसी को हैरान कर दिया। आप देखिए यहाँ पर यह बात कही जा रही थी कि अगर राहुल गांधी अब की बार चुनावी मैदान में उतरते अमेठी से तो निश्चित तौर पर स्मृति ईरानी को हरा देती है। दावा लगातार किया जाता है। इसका कारण था कि बीते 5 सालों में अमेठी संसदीय क्षेत्र में स्मृति ईरानी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी बनी, वो यहाँ पर सबसे बड़ा हथियार राहुल गांधी के लिए बनती। लेकिन यहाँ पर तो केएल शर्मा ही काम करते नजर आ रहे हैं। 14,000 वोटों का आपने जिक्र किया, 14 से 15,000 वोट है, आंकड़ा भी तक 18,000 भी पहुंचता नजर आया था। हालांकि कुछ हद तक थोड़ा सा पीछे हुआ, लेकिन केएल शर्मा ने वाकई में यहाँ पर बड़ा कमाल कर दिखाया। और लगातार गांधी परिवार का भी ये कहना रहा, जब उनसे सवाल किया गया कि गांधी परिवार की पैतृक सीट ये रही है, परिवार का सदस्य अमेठी क्यों नहीं है, तो प्रियंका गांधी कहती नजर आई थी कि केएल शर्मा हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, उन्हें ही उतारा है और उन्हें ही अमेठी की जनता स्वीकार करेगी, हमें स्मृति ईरानी को हराएगी और उन्हें यानी केएल शर्मा को संसद भेजेगी। देखिए, कांग्रेस ने एक बड़ा दांव तो जरूर खेला है और ये दांव हरियाणा में भी खेला जा रहा है। 2019 में जहां भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतती हुई नजर आई थी, वहीं हरियाणा में ये देखने को मिल रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ना के बराबर नजर आ रही है। अमन सर मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या लगता है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 10 सीट या इस बार सुपड़ा साफ? देखिए, बिल्कुल जो आंकड़े मेरे पास है उसमें ये नजर आता है कि बीजेपी फिलहाल 3 से 4 सीटों पर सिमटती दिखाई पड़ती है। कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर न सिर्फ आगे है बल्कि लगातार बढ़त बना
बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। एक सीट पे आम आदमी पार्टी की जो है वो सुशील गुप्ता आगे चल रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अम्बाला से जो वरुण चौधरी हैं वो लगभग 27,000 वोटों से आगे हैं। इसके अलावा सिरसा से शैलजा जो हैं वो 43,000 वोटों से आगे हैं। इसके अलावा सोनीपत से बात करें तो सतपाल जो है वो भी 2800 वोटों से आगे हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जो है वो 40,000 वोटों से आगे हैं। और गुड़गांव की बात करें, राजबब्बर यहाँ से हैं, लगभग जो गुरुग्राम से ये 30,000 वोटों से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आंकड़े जो बताते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लगभग 5 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो जो एक सीट पर लड़े हैं उनको अगर देखें तो एक सीट पर वो भी नजर आ रहे हैं लगभग 6,000 की बढ़त बनाते हुए। ये अपने आप में जो आंकड़े हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट पे ये बताते हैं कि पूरी तरह से दबदबा जो हरियाणा में बनाने का प्रयास बीजेपी कर रही थी अपने आप में अंतर कलह का कहने के शिकार हो गई। अनिल विज नाराज हो जाते, एन वक्त पे नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया जाता। तो तमाम तरह के जो ये मामले थे वो कहने के बीजेपी पे भारी पड़ते हुए दिखाई पड़े। और अगर आंकड़ों की बात करें, जिस तरह से इंडिया गठबंधन 200 और 250 प्लस कह सकते हैं कि सीटें लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इससे आप समझ के चलिए कि बीजेपी लगभग सरकार की बनाने की स्थिति में तो है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष का पहले सफाया हो गया था वो विपक्ष मजबूत होकर लौटा है। साथ में कांग्रेस पार्टी 100 प्लस सीटों पर दिखाई पड़ती है। तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो 400 पार की बात करते थे उनको बहुत बड़ा झटका है। और यहाँ पर अभी जिस तरह से कह सकते हैं मुकाबला कांटे का दिखाई पड़ रहा है। रोहतक की बात करेंगे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 2019 में चलिए चूक गए थे, लेकिन 2024 में हम इस सीट को फिर से अपने पाले में कर लेंगे क्योंकि कांग्रेस की सीट कही जाती है। क्या लगता है वाकई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीत रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अगर हम 19 की बात करें नाज़मीन, तो 19 में हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी। और जिस तरह का बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि 10 में से 4 सीटें सिर्फ बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना गुस्सा है। किसानों का मुद्दा हो, एमएसपी का मुद्दा हो, किसानों के साथ में जिस तरह से जब वो प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली आना चाहते थे, घेराबंदी की गई, रोड में बैरिकेडिंग की गई, किले लगाई गई, तो ये तमाम सारे मुद्दे थे। आपने देखा कि जब अनिल विज लोगों के बीच में प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं, लोग कहते हैं कि भाई आप उस समय गृह मंत्री थे राज्य के, आपने आखिर क्या किया? तो कहते हैं हाँ जिम्मेदारी मेरी है। तो आप समझ के चलिए कि यहाँ पर लोगों का जो गुस्सा था वो वोटों के रूप में तब्दील हुआ है। और ऐसे में जो आंकड़े निकल के सामने उसमें से लग रहा है कि बीजेपी 3 से 4 सीटों पर हरियाणा जैसे मजबूत राज्य में जहाँ पर 10 की 10 सीटें उसके नाम पर थीं, अब इस बार 3 से 4 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए हरियाणा में जहां भारतीय जनता पार्टी 3 से 4 सीटों पर सिमट रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले राज्य में क्या समाजवादी पार्टी इस बार अपना दमखम दिखाती हुई नजर आएगी? क्या अखिलेश यादव, क्या डिंपल यादव अपनी वो सीटें जीत लेंगे जो दावा करते हुए नजर आते हैं कि ये तो इनका गढ़ है और इनके खाते में ही होना चाहिए? शालिनी मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, क्या लगता है अखिलेश यादव का जादू चलेगा कन्नौज में? बिल्कुल जादू चलेगा नहीं नाज़मीन, जादू चल रहा है कन्नौज में, क्योंकि देखा जाए तो अखिलेश यादव काफ़ी भारी वोटों से आगे चल रहे हैं। लगभग ये कहा जा सकता है कि 35,000 वोटों से अखिलेश यादव है जो आगे चल रहे हैं। सुब्रत पाठक को कहीं ना कहीं मात देते दिखाई दे रहे हैं। जो 2019 में देखा गया था कि सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हराया था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपनी पत्नी की हार का जो कह सकते हैं वो बदला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर मैनपुरी की बात की जाए तो मैनपुरी में भी डिंपल यादव लगातार अपना जादू चलाती हुई दिखाई दे रही है। वो भी ये मान सकते हैं कि कम से कम 32,000 वोटों से वो आगे चलती दिखाई दे रही है। तो ये कह सकते हैं कि आंकड़े जो है वो साफ तौर पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ जो मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है वो समाजवादी पार्टी का ही गढ़ रहने वाला है। देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की बात कर ली, यहाँ पर हरियाणा की बात कर ली, अब बिहार पे चलते हैं। 40 लोकसभा सीट और 40 लोकसभा सीट में से अगर हम बात करें तो इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में कई चेहरे बिहार में उतरते हुए नजर आए, लेकिन क्या वो जादू चला पाएंगे? क्या उनका यहाँ पर वो जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे? जैसे कि बात करें पूर्णिया लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं, या बात हम यहाँ पर सिवान की कर ले, कई ऐसी सीटें हैं, काराकाट की कर ले, निर्दलीय चुनावी मैदान में कई ऐसे चेहरे उतरते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर तनुज मेरे साथ मौजूद है, तनुज से जानने की कोशिश करेंगे। तनुज, जो पप्पू यादव कहते हैं कि मर जाऊंगा पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, क्या पूर्णिया खाते में आ गई? बिल्कुल खाते में देखिए आ चुकी है। शुरुआत से देखिए, जब से शुरुआत 8 बजे से हुई, रुझान में जो बात निकल कर सामने आ रही है, शुरुआत से ही बढ़त यहाँ पर नाज़मीन देखी जा रही है। एक बार भी पप्पू यादव को कोई भी पीछे नहीं छोड़ पाया। तो ऐसे में देखिए स्थिति बिल्कुल क्लियर है। और वैसे ही 12 बजे के बाद के जो रुझान होते हैं वो बिल्कुल कंफर्म ही होते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि पप्पू यादव भारी बहुमत के साथ पूर्णिया सीट से जीत दर्ज करते नजर आएंगे। और बात अगर बिहार की और सीटों पर कर ले, जैसे कि आपने जिक्र करा निर्दलीय उम्मीदवारों की, तो नाम आता है पवन सिंह का, जो कि काराकाट सीट से चुनाव लड़े हैं। भाई पवन सिंह ने भी कमाल कर दिया। देखिए शुरुआत से बढ़त बनाए हुए हैं, भारी वोटों के साथ
साथ शुरुआत से 8 बजे से एक बार भी जो प्रत्याशी एक बार भी पीछे नहीं जा रहा, ऐसे में उसके लिए कहना कि ये हार जाएगा मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी सीट से जीत दर्ज करेंगे और आप देखिएगा कि बिहार में इस बार बड़ा खेल जरूर होने वाला है। जो नेक्स्ट 9 न्यूज़ का एग्जिट पोल था उसी हिसाब से मुझे लगता है कि आरजेडी के खाते में 20 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, 17 सीटें एनडीए के खाते में और 3 सीटें यहाँ पर अन्य के खाते में। और मुझे लगता है कि एनडीए का जो इस बार खाता है वो नीचे भी गिर सकता है। ये 17 का आंकड़ा बढ़ेगा नहीं, ये 17 का आंकड़ा गिरेगा। एक और सवाल ये है कि क्या लालू प्रसाद यादव का सपना पूरा होगा? 2 बेटियों को चुनावी मैदान में उतारा, एक सारण एक पाटलिपुत्र। क्या बेटियां यहाँ पर लालू प्रसाद यादव का मान बढ़ा पाएंगी? देखिए बिल्कुल मान बढ़ा पाएंगे। बात अगर देखिए यहाँ पर कर ली जाए सारण सीट की तो रोहिणी आचार्य शुरुआत से ही बढ़त के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। और देखिए भले ही कहीं ना कहीं उनका वहाँ पर विरोध किया गया, जो ये देखिए ये विरोध प्रदर्शन चलता रहता है पार्टियों की तरफ से कि आप बाहर से आएंगे, आप चुनाव कैसे लड़ रही हैं। लेकिन जब से सुबह से हम 8 बजे से देख रहे हैं रुझानों में एक बार भी वो पीछे नहीं जा रही हैं। ऐसे में ये कहना गलत होगा कि मान नहीं बढ़ाएंगी, मान वो पूरा बढ़ाएंगे अपने पिता का और मुझे लगता है जीत दर्ज करती नजर आएंगी। वहीं बात अगर करी जाए पाटलिपुत्र की तो मुझे लगता है उनकी दूसरी बेटी है वही वहाँ से आसानी के साथ जीत दर्ज करती नजर आएंगी, बहुत अच्छे वोटों के साथ। देखिए बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी दावा किया जा रहा है कि पाटलिपुत्र में मीसा भारती कहीं ना कहीं आगे नजर आ रही है। यहाँ पर देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अभी तो कुछ ही समय हुआ है, अभी तो समय बढ़ता हुआ नजर आएगा और क्या नतीजों के अनुसार इंडिया अलायंस जीतता हुआ दिखाई देगा या फिर यहाँ पर एनडीए फिर से बाजी मारता हुआ नजर आएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? बिहार हो, यूपी हो, हरियाणा हो या और कोई राज्य हो, क्या लगता है किस पार्टी की जीत होती हुई नजर आएगी और देश का अगला प्रधानमंत्री किसे देखते हैं आप? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।